नमस्कार। वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में अपन बात कर रहे हैं साइंस का एक टॉपिक है बल और गति के बारे में। साइंस का टॉपिक है बल और गति। बल और गति के बारे में अपन बात कर रहे हैं। बल और गति। तो बल और गति के बारे में आज के टॉपिक में बात करने जा रहे हैं। तो इसमें अगर बल और गति के बारे में कोई कण जो है, पार्टिकल जो है, कोई कण या पिंड गति कर रहा है या नहीं कर रहा, उस कण या पिंड का गति करना या नहीं करना जो है वो निर्भर करता है बल पे। कि अगर उस कण को थोड़ा बहुत बल नहीं दोगे, तब जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए तब तक उस कण की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो बल अगर है, बल लगेगा तो ही गति उत्पन्न होगी। तो अब बात आ रही है कि बल और गति के बारे में पढ़ने से पहले अगर थोड़ी सी ये अपन जाने कि जो कण या पिंड होते हैं, कण या पिंड जो अपने पास में हैं, उन कण या पिंडों में जैसे कुछ भौतिक राशियां होती हैं, उन भौतिक राशियों को व्यक्त किस तरीके से किया जाता है, उन भौतिक राशियों को किस तरीके से व्यक्त किया जाता है ये जानना। भौतिक राशियों को व्यक्त करना कि किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। अब कुछ भौतिक राशि तो ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक, कुछ भौतिक राशि जो ऐसी होती हैं, कुछ भौतिक राशियों को व्यक्त करने के, कुछ भौतिक राशियों को तो व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिमाण की आवश्यकता होती। तो कुछ भौतिक राशियां तो ऐसी होती हैं जिनको मात्रक और परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे मीटर। तो 6 मीटर जो है, एक तरीके से ये कहते हैं कि ये दूरी है। 6 मीटर क्या है? दूरी है। तो यहां जो ये जो 6 है, ये तो 6 तो हो गया परिमाण, और इसको जो मापने की इकाई है वो हो गया अपने पास में मीटर, ये हो गया अपने पास में मात्रक इसका। तो कुछ भौतिक राशियां तो ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए मात्रक और परिमाण की आवश्यकता होती है, और कुछ भौतिक राशि ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए मात्रक, परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए मात्रक, परिमाण और दिशा, मात्रक की आवश्यकता भी है, परिमाण की आवश्यकता भी है और दिशा की भी आवश्यकता है। इन सभी की आवश्यकताएं हैं। तो कुछ राशियों को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। तो जैसे बात करें कि 12 किलोमीटर या 12 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में जाना है 12 मीटर पर सेकंड के वेग से अपने को पूर्व दिशा में जाना है। तो 12 परिमाण हो गया, मीटर पर सेकंड जो वेग है उसको मापने का मात्रक है अर्थात इकाई है, और जो दिशा ये जो पूर्व है ये व्यक्त कर दिया अपने को दिशा को। तो इस आधार पर कुछ भौतिक राशियां तो ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मात्रक और परिमाण की आवश्यकता होती है, और कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए मात्रक और परिमाण के अलावा दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। तो भौतिक राशियों को इस आधार पर दो भागों में बांटा। तो उन दो भागों में अगर देखा जाए तो पहला पार्ट है इस आधार पर राशि
किया गया है। तो पहली बार अदिश राशि और सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि भाई परिमाण और दिशा, इन दोनों के आधार पर कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इस आधार पर राशियों को दो भागों में व्यक्त किया गया। एक तो टाइप है इसका अदिश राशि और एक टाइप है इसका सदिश राशि। अदिश और सदिश दो प्रकार की राशियां हो गई। तो अदिश राशि और सदिश राशि दो प्रकार से व्यक्त कर दिया। अब अदिश राशियां होती क्या हैं? जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, मात्रक की आवश्यकता, मात्रक की आवश्यकता होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अर्थात कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा जरूरी नहीं है। अर्थात एग्जाम्पल अगर देखें तो द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, दूरी इत्यादि जो राशियां हैं, इत्यादि राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल अपने को प्रमाण, जो परिमाण है वो और मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे बात करी जाए द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। जैसे बोले इसमें दिशा का बोध नहीं होता है, इसमें दिशा का बोध नहीं होता है। ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान पूर्व दिशा की ओर लगा है। तो ऐसी राशियों में दिशा का कोई वो नहीं होता। अर्थात 5 किलोग्राम अगर लिखा हुआ है तो 5 किलोग्राम का मीनिंग हो गया कि 5 तो है इसका परिमाण और जो किलोग्राम है वो इसका मात्रक है। तो जिन राशियों में परिमाण और मात्रक दे रखा हो वो राशियां होती हैं अदिश राशि, वो अपने पास में अदिश राशि है, जिसमें द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, आयतन हो गया और दूरी हो गई। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें अपने पास में अदिश राशियां हैं। बात करी जाए सदिश राशि की, तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक तथा दिशा की आवश्यकता होती है, या जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक तथा दिशा का बोध होता है, वो राशियां होती हैं सदिश राशि। अर्थात मात्रक, परिमाण और दिशा, अगर इन तीनों का बोध हो रहा है, मात्रक, दिशा और परिमाण, अगर इन तीनों का बोध होता है तो वो राशि होती है अपने पास में सदिश राशि। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अपन ये बोलते हैं कि कोई गाड़ी जो है इतना मीटर पर सेकेंड वेग से पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में जा रही है, इतने वेग से ऊपर की ओर गिराया, ऊपर से नीचे गिराया है, या इतने वेग से ऊपर फेंका गया है, तो दिशा का बोध होता है, तो वेग हो गया। अगर बात करी जाए बल, इतना बल दाएं या इतना बल लगाने पर बाएं खिसकाया, तो दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, तो इन सारी स्थितियों में बल सदिश राशि हो गई। त्वरण, परिभाषाएं देखते हैं, इन परिभाषाएं बाद में देखेंगे। वैसे त्वरण जो है, त्वरण की परिभाषा है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। तो इतने त्वरण से, भाई वेग जो है वो सदिश राशि है, अब
इतने वेग से अगर आप किसी वस्तु को पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा में फेंकोगे तो उसी हिसाब से त्वरण भी जाएगा, क्योंकि त्वरण की परिभाषा जो है वो वेग में परिवर्तन है। तो त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है। तो इस आधार पर राशियों को दो टाइप से व्यक्त किया, सदिश राशि और अदिश राशि। अब इसी में आता है आगे, अगर अपन देखें तो सदिश राशि और अदिश राशियों को आगे देखें तो बात करते हैं अपन गति की। पहले बात कर लें गति। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रकृति का जो प्रत्येक कण या जो पिंड है, प्रत्येक कण या पिंड जो है, या ये कह दें कि प्रकृति की जो प्रत्येक वस्तु जो है, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी रूप से गति से संबंधित है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी रूप में गति से संबंधित होती है। कैसे? क्योंकि अगर बात करी जाए जैसे गाड़ी का चलना, गाड़ी का चलना, रेलगाड़ी का चलना, नदी का बहना, अर्थात ये कह दें पानी का बहना, ये जो सारी स्थितियां हैं, जैसे नदी, गाड़ी का चलना, गाड़ी एक वस्तु है, रेलगाड़ी भी एक वस्तु है, पिंड कह सकते हैं, और रेलगाड़ी भी एक वस्तु है। अर्थात इनकी जो गतियां हैं, इनकी जो गति, ये जो सारे जो मोमेंट हैं, एक तरीके से ये जो सभी क्षण हैं, ये सारे क्षण किससे संबंधित हैं? गति से संबंधित हैं। ये जो सारी स्थितियां हैं, ये सभी स्थितियां गति से संबंधित हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ही भाई गाड़ी का चलना एक स्थिति से दूसरे समय के सापेक्ष एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलना, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गाड़ी का चलना, पहले अगर कुछ टाइम पहले अगर इस स्थिति में हैं तो थोड़े टाइम के बाद में अपन दूसरी स्थिति पर पहुंच जाएंगे। थोड़े टाइम के बाद में अपन दूसरी स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि ये स्थिति अपने पास में आ गई। तो स्थिति का जो बदलना है वो कहलाता है गति। और अब कुछ गतियां तो ऐसी होती हैं जिनको अपन प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, लेकिन कुछ गतियां ऐसी होती हैं जिनको अपन अप्रत्यक्ष रूप से किसी माध्यम से देख करके और फिर बताते हैं। जैसे अपन अनुभव करें वायु की गति, वायु की गति जो है, हवा चल रही है या नहीं, इस बात का जो पता है वो अपन अप्रत्यक्ष माध्यम से लगाते हैं, अर्थात किसी दूसरी स्थिति के माध्यम से। जैसे वायु की गति का अगर अपने को पता चलना लगाना है तो इसके लिए जैसे पेड़ की जो पत्ती या जो डालियां हैं, पेड़ की पत्ती और डाली के हिलने के अनुसार, पेड़ की पत्ती या डाली के हिलने के अनुसार हवा की गति का पता जाता है कि हवा चल रही है या नहीं। तो कुछ गतियां ऐसी होती हैं जिनको अपन प्रत्यक्ष रूप में देख करके और फिर पता लगाते हैं। तो और कुछ गतियां जैसे प्रत्यक्ष रूप में देखने का मतलब हो गया गाड़ी का चलना, रेलगाड़ी का चलना, पानी का बहना, इन सभी स्थितियों के आधार पर पता चल जाता है। और कुछ गतियां ऐसी होती हैं जिनका पता अपन अप्रत्यक्ष माध्यम से लगाते हैं। जैसे हवा के चलने का जो पता है वो अपन लगाते हैं पेड़ की पत्तियों के हिलने से या टहनियों के हिलने के आधार पर कि हवा तेज चल रही है या धीरे चल रही है। तो हवा की गति का पता तो चलता है अप्रत्यक्ष माध्यम, मतलब पेड़ की पत्तियों के या पेड़ के हिलने के माध्यम से। जैसे ये कह सकते हैं कि पेड़ में जो वृद्धि होना है, पेड़ में वृद्धि होना वो भी एक गति है, पेड़ में वृद्धि होना वो भी एक गति है। उसका जो अपन पता है उसका पता हाइट के आधार पर लगाते हैं कि पहले हाइट अगर इतना सेंटीमीटर या इतना मीटर थी तो कुछ टाइम के बाद में या कुछ दिनों के बाद में अगर गति देखते हैं, कुछ दिनों के बाद में अगर उसकी स्थिति देखा जाए या उसकी लेंथ जो अगर मापा जाए तो उसका पता चल जाता है कि इतने सेंटीमीटर ये बढ़ा है या इतना मीटर ये बढ़ा है। तो अप्रत्यक्ष माध्यम से माप के आधार पर या फिर किसी दूसरे माध्यम से पता लगाना वो क्या है, गतियां हैं। तो गति की परिभाषा अगर बताना चाहें तो ये कह सकते हैं कि कण की स्थिति का समय के सापेक्ष बदलना, अर्थात कुल मिला के ये कह सकते हैं कि
कण या पिंड, कण या पिंड की स्थिति का समय के सापेक्ष बदलना, समय के सापेक्ष बदलना गति कहलाता है। कण या पिंड की स्थिति का समय के सापेक्ष बदलना क्या कहलाता है? बदलना गति कहलाता है। तो किसी कण की स्थिति अगर टाइम के सापेक्ष बदल रही है तो वो गति कहलाती है। जैसे गाड़ी का चलना, यहां से चलना शुरू किया और कुछ टाइम के बाद में ये इस स्थिति पर पहुंच रही है, कुछ टाइम के बाद में इस स्थिति पर पहुंच रही है, यहां से यहां, तो गति हुई है। ऐसे ही रेलगाड़ी का चलना, स्थिति में बदल परिवर्तन, भाई कण या पिंड की स्थिति का समय के सापेक्ष बदलना। जैसे भाई जो भी टाइम अपने को दे रखा हो, इस टाइम पर अगर कोई कण यहाँ है तो कुछ टाइम के बाद में वो कण अगर यहाँ है तो कण की स्थिति में परिवर्तन हुआ है और वो हुआ है समय के सापेक्ष। तो कण की स्थिति का समय के सापेक्ष बदलना कहलाता है कण की गति। अब कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसमें जो दो कण या पिंड जो हैं वो आपस में एक दूसरे को, एक तो गति करता हुआ समझता है कि ये कण जो गति कर रहा है, और एक अपने आप को स्थिर समझता है। एक दूसरे को गति करते हुए देखते हैं। कैसे? जैसे रेलगाड़ी या बस में बैठे हुए यात्री जो है, रेलगाड़ी या बस में बैठे हुए जो यात्री जो हैं उनका वो जो है वो जैसे सड़क किनारे या पटरी पर खड़े लोगों को, भाई जो व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठा हुआ है या बस में बैठा हुआ है और बस जो है वो गतिशील अवस्था में है, तो उसको रेल की पटरी या बस के जो साइड में खड़े हुए जो लोग हैं, अर्थात रोड पर जो खड़े हुए लोग हैं, वो गति करते हुए दिखाई देते हैं। या जैसे पेड़ पौधे, मकान हो गए, इनका गति करते हुए दिखाई देना किसको? जो रेलगाड़ी या बस में बैठा हुआ है। बस में या रेलगाड़ी में बैठे हुए यात्री को पटरी के किनारे या सड़क के किनारे खड़े हुए व्यक्ति या फिर मकानों का या पेड़ों का गति करते हुए दिखाई देना। भाई रेलगाड़ी में या बस में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको तो गति करता हुआ दिखाई दे रहा है, पटरी के किनारे पर खड़े हुए लोग या मकान या पेड़ पौधे। जबकि इसके अब उल्टा किया जाए तो जो पटरी पर खड़े हैं, पटरी पर या सड़क किनारे खड़े हुए जो लोग हैं, खड़े लोगों का, वो जो पटरी या सड़क के किनारे जो स्थिर रूप में खड़े हुए लोग हैं, उनको जो रेल में बैठे हुए या बस में बैठे हुए जो यात्री हैं उनका गति करते हुए दिखाई देना। अर्थात अगर कोई स्थिर खड़ा हुआ है और सामने से एक बस या रेलगाड़ी गुजर रही है तो उसमें बैठे हुए यात्री जो हैं उसको, इस खड़े हुए व्यक्ति को, उन सभी का गति करते हुए दिखाई देना, वो कहलाता है, ये रहा कि एक दूसरे को, कोई व्यक्ति कब एक दूसरे को ये कह सकते हैं कि अगर ये स्थिर अवस्था में है तो इसको गतिशील अवस्था में दिखाई देना, और अगर ये स्थिर अवस्था में है तो ये गतिशील अवस्था में दिखाई देना, या एक दूसरे को गतिशील या स्थिर अवस्था में दिखाई देना। जैसे अपन ने यहां देखा है कि गति कर रही है कौन? रेलगाड़ी, लेकिन उसमें बैठे हुए यात्रियों को गति करता हुआ दिखाई कौन दे रहा है? पटरी पर खड़े हुए, पटरी के आसपास में जो पेड़ पौधे हैं या मकान जो है उनका गति करते हुए दिखाई देना, या पटरी पर जो लोग खड़े हुए हैं उन पटरी पर खड़े हुए लोगों को रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्तियों का गति करते हुए दिखाई देना। ये स्थितियां एक दूसरे को, कोई व्यक्ति को कौन स्थिर दिखाई दे रहा है, कौन गतिशील दिखाई दे रहा है, ये स्थिति पर निर्भर कर रहा है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। अब लास्ट में अपन बात कर लें कण या पिंड के बारे में कि कण क्या है और पिंड क्या है। कण और पिंड, कण और पिंड के बारे में बात करते हैं कि कण जो है अपने पास में, पिंड क्या है पहले तो ये देखें कि अगर कोई कण गति कर रहा है तो उसके टुकड़े ना हो,
कोई कण गति करता है तथा उसके टुकड़े नहीं हो, अर्थात उस टुकड़े नहीं हो तो उसे कहते हैं पिंड। कोई कण जो है वो गति कर रहा है और उसके टुकड़े नहीं हो तो वो कहलाता है पिंड। जिसका जो द्रव्यमान है, जिसका द्रव्यमान एक निश्चित बिंदु की ओर होता है, जिसे कहते हैं द्रव्यमान केंद्र, जिसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। कोई कण अगर गति करे और गति करते टाइम में अगर उसके टुकड़े ना हो, यदि कोई वस्तु, कण को भी छोड़ो, यदि कोई वस्तु गति करती है और गति करते टाइम में उसके अगर टुकड़े नहीं हो तो वो कहलाता है पिंड। और अब बात आ जाए कण की, तो वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है, वो वस्तु के भार की तुलना में, ये कहते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में उसका जो भार है, उसका भार नगण्य हो। अर्थात कोई वस्तु जो है वो जितनी दूरी तय कर रही है, उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है, उस दूरी की तुलना में अगर उस वस्तु का जो भार है वो नगण्य हो, अर्थात न के बराबर हो, तो वो कहलाता है कण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो जैसे गेंद जो है, उस गेंद को अगर अपन ने कुछ दूरी पर फेंका, तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है, उस तय की गई दूरी की तुलना में जो गेंद का भार है वो क्या है, कम है। तो उस स्थिति में गेंद जो है वो है जो कण है। तो गेंद के द्वारा तय की गई जो दूरी है उसकी तुलना में अगर उसका भार नगण्य जो है तो वो कहलाती है फिर कण। तो गेंद को फेंका है, गेंद के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो उस दूरी की तुलना में गेंद का जो भार है वो नगण्य है। तो कण जो एक तरीके से जो गेंद है वो हो गई कण। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो जो है उस नेक्स्ट वीडियो में अपन दूरी हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, इन सभी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।